हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विथ यशवंत साद। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की इतिहास, और जिसके अंतर्गत हमने 2 पार्ट पहले पढ़ चुके हैं हम। और तीसरा पार्ट जो बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण है वो हमारा चल रहा है। और उसके अंतर्गत हमने जो देखा एक बार फिर देख लेते हैं हम। यूनानी आक्रमणकारी, शक आक्रमणकारी और कुषाण आक्रमणकारी, और उसमें कनिष्क के बारे में हमने पढ़ लिया था अभी तक। आज हम जो पढ़ेंगे और अगले वीडियो में जो पढ़ेंगे देख लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे कनिष्क धर्म, कला और साहित्य की उन्नति के बारे में, और इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम हूण के बारे में। तो लीजिए शुरू करते हैं। कनिष्क धर्म, कला और साहित्य की उन्नति। कनिष्क जो राजा हुए, इसके पहले के वीडियो में आपने देख लिया है, वो कुषाणों के महत्वपूर्ण राजा के नाम उनका प्रसिद्ध है। और कुछ और वजह भी हैं जिनकी वजह से जो हमने इनका जो सैनिक अभियान देखे थे या उनका साम्राज्य विस्तार था, वो तो चीज़ें हैं ही, पर साथ ही साथ वो भले बाहर से आए थे, पर यहाँ जैसे इस तरह से रच बस गए कि उन्होंने उनके काल में धर्म, कला और साहित्य की जो उन्नति की, वो वाकई में बहुत ही उल्लेखनीय है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कनिष्क धर्म, कला और साहित्य की उन्नति। सबसे पहले लेंगे हम धर्म, और धर्म में बौद्ध धर्म का पोषक कनिष्क। कनिष्क जो थे वो बौद्ध धर्म के पोषक थे, यानी बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया, और अपनाने के बाद कई सारे काम किए। जैसा हमने पहले के वीडियो में देखा था कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में किया, अश्वघोष जो थे उनको वहाँ रखा था, और ऐसी कई सारी चीज़ें थी जो हमने पहले भी देख चुके हैं, पहले के वीडियो में भी, और इसमें भी देखेंगे कनिष्क के बारे में। तो चलिए, बौद्ध धर्म का पोषक कनिष्क। बौद्ध साहित्य में कनिष्क का उल्लेख दूसरे अशोक के रूप में किया गया है। जो बौद्ध धर्म का साहित्य है, उस साहित्य में कनिष्क का नाम दूसरे अशोक के रूप में, पहला अशोक जो मौर्य काल में हमने पढ़ा था, और वहाँ पर अशोक ने जिस तरह से बौद्ध धर्म को अपनाया और जिस तरह से बौद्ध धर्म के अनुसार चला और फिर अपना धम्म घोषित किया, और जितनी भी चीज़ें थी वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ठीक वैसे ही कनिष्क ने भी काम किया, इसीलिए बौद्ध साहित्य में कनिष्क का नाम दूसरे अशोक के रूप में लिया गया है। बौद्ध धर्म अपनाने से पूर्व इसके प्रारंभिक सिक्कों पर ईरानी देवता मिहिर, अग्नि, अहुरमज़दा, यूनानी देवताओं जैसे हेलियोस, हेरिक्लिस और हिंदू देवता जैसे सूर्य, चंद्र, शिव आदि के चित्र मिले। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले कनिष्क के जो सिक्के थे, उन सिक्कों पर ईरानी देवता या यूनानी देवता या हिंदू देवताओं के चित्र हैं, लेकिन उसके बाद के जो सिक्के हैं, बाद में इसकी मुद्राओं पर बुद्ध के चित्र मिलते हैं। यानी पहले और बाद में, जिसे ये साबित होता है कि इसके बाद उसने वो बौद्ध धर्म के ज़्यादा प्रभाव में आया और फिर उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो इन सिक्कों से, इन मुद्राओं से ये पता चलता है कि पहले ईरानी देवताओं के चित्र थे, फिर यूनानी देवताओं के चित्र आए, और फिर हिंदू देवताओं के चित्र, और उसके बाद बुद्ध के चित्र मिलते हैं ये कनिष्क की मुद्राओं पर। पाटलिपुत्र की विजय के साथ, ये हमने पहले पढ़ा था, मगध या पाटलिपुत्र की विजय के साथ लाए गए प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष से प्रभावित होकर कनिष्क ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और आपको याद होगा कि वहाँ पर पाटलिपुत्र में जब उसने युद्ध में पाटलिपुत्र को हराया था, तो उसके बाद जब कर की बात आई तो वो कर देने में सक्षम नहीं थे पाटलिपुत्र। तो उस समय वो 2 चीज़ें वहाँ से लाया, एक तो बौद्ध विद्वान अश्वघोष और एक और दूसरी चीज़। तो आप इसको इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि वो दूसरी चीज़ क्या थी जो वहाँ से पाटलिपुत्र से वो लाया था, जो हमने इसके पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं हम। तो अश्वघोष जो थे बौद्ध विद्वान, जो पाटलिपुत्र से लाए थे, उनसे प्रभावित होकर के कनिष्क ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, यानी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। उसने बौद्ध धर्म को राज्याश्रय दे करके कनिष्कपुर, पुरुषपुर, मथुरा और तक्षशिला में स्तूप और विहार बनवाए। बौद्ध धर्म को राज्याश्रय दे दिया, राज्य का आश्रय दिया, यानी उसने कई सारे ऐसे काम किए बौद्ध धर्म के लिए। और राज्य का आश्रय मिलने का मतलब ये होता है कि अब ये राज्य का धर्म हो गया बौद्ध धर्म, कनिष्क का राज्य धर्म ही इसको कह सकते हैं बौद्ध धर्म को। तो उसने कनिष्कपुर, पुरुषपुर, मथुरा और तक्षशिला में स्तूप और विहार बनवाए बौद्ध धर्म से संबंधित। मध्य एशिया, चीन, तिब्बत, जापान आदि देशों में भी बौद्ध भिक्षुओं को प्रचार के लिए भेजा। ये दूसरा अशोक इसीलिए कहा गया क्योंकि खुद भी अपनाया, उसके प्रचार के लिए भी काम किए, और पूरी तरह से इसमें वो आत्मसात हो गया था। तो इन सभी देशों में बौद्ध भिक्षुओं को प्रचार के लिए भी भेजा।
राजतरंगिणी के अनुसार कनिष्क ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। कल्हण के द्वारा जो लिखी हुई कश्मीर का इतिहास है, राजा की नदियाँ या राजतरंगिणी, तो उसमें कल्हण ने लिखा है कि कनिष्क ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ह्वेनसांग ने में भी कनिष्क को बौद्ध धर्म का महान संरक्षक और प्रचारक बताया। ह्वेनसांग के लिखे हुए जितने भी साहित्य हैं उसमें भी कनिष्क को बौद्ध धर्म का महान संरक्षक और प्रचारक बताया है। कनिष्क द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगीति करना प्रमाण है कि वह बौद्ध था और महायान शाखा का उसने प्रसार किया था। बौद्ध धर्म की जब ये चतुर्थ संगीति हुई तो उसके बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में, जिसको आगे और डिटेल में हम देखेंगे। तो उसने बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी उसका उसने प्रचार किया था, प्रसार किया था, फैलाया था अलग अलग देशों में। बौद्ध होते हुए भी कनिष्क ने अन्य धर्मों का आदर किया, यानी इसको सहिष्णुता कह सकते हैं, धर्मनिरपेक्षता कह सकते हैं। तो बौद्ध होते हुए भी कनिष्क ने अन्य धर्मों के जो था उनका आदर किया, अर्थात धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। जैसे उसके सिक्कों पर चित्र, जैसे हमने सिक्कों पर चित्र देखे यूनानी देवताओं के, ईरानी देवताओं के, हिंदू देवताओं के, तो इन चित्रों से साबित होता है कि वो बौद्ध होते हुए भी उसने सभी धर्मों को सहिष्णुता की नज़र से देखा, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। बौद्ध धर्म का विभाजन और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कश्मीर में आयोजित हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति, जैसा इसके पहले के वीडियो में अपन ने देखा ही था। तो इस चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन होता है, दो शाखाएं बन जाती हैं। बौद्ध धर्म के विवादास्पद सिद्धांतों के लिए, क्योंकि उस समय क्या था कि कई सारे अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग, जैसे बुद्ध नहीं रहे तो उसके बाद सबने अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ सिद्धांत या कुछ न कुछ विचार इसमें रखते गए, तो जिससे विरोधाभास शुरू हो गया और इस विरोधाभास से विवाद हुए। और इन विवादास्पद सिद्धांतों के लिए कनिष्क ने कश्मीर के कुंडलवन नामक विहार में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। देखिए ये जो पाठ है ना, आत्मसातीकरण, ये बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि जो कनिष्क था वो बाह्य आक्रमणकारी था, हमने देखा था वो बाहर से आए थे, परंतु यहाँ पर इतना रच बस गया कि बौद्ध धर्म के लिए चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया। इसमें लगभग 500 बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में, कनिष्क, कश्मीर, कुंडलवन और चतुर्थ बौद्ध संगीति, जिसमें 500 विद्वानों ने भाग लिया। इस संगीति में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र अध्यक्ष रहे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष फिर से याद दिला दूं, पाटलिपुत्र से इनको लाया गया था, और जब पाटलिपुत्र या मगध का युद्ध जीता था कनिष्क ने, तो अश्वघोष और साथ में एक और बुद्ध से संबंधित चीज़ थी वो लेकर के कनिष्क आया था। तो वसुमित्र अध्यक्ष थे चतुर्थ बौद्ध संगीति के और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। यह सम्मेलन 6 माह तक चला। ये जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी वो 6 माह तक चली, यानी जो विवाद थे उन सब के निस्तारण के लिए 6 माह तक 500 बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया। और त्रिपिटकों पर, त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इन त्रिपिटकों पर टीका लिखकर, टीका मैंने पहले भी बताया आपको, जैसे कोई ग्रंथ होता है तो उस ग्रंथ के ऊपर उसका वर्णन, विवरण या कुछ उससे संबंधित बातें जो लिखी जाती है उसको टीका कहते हैं। तो त्रिपिटकों पर टीका लिखी गई और लिख करके संपूर्ण रूप से एक ग्रंथ का संकलन किया गया, जिसका नाम लिखा महाविभाष। इस ग्रंथ का नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जहाँ 500 विद्वान बैठे थे, 6 महीने तक चर्चाएं चली, और जो त्रिपिटक थे उन त्रिपिटकों पर जो टीका लिखी गई थी उसका नाम है महाविभाष। महाविभाष को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। और विश्वकोश क्यों ना कहा जाए, जहाँ 500 बौद्ध विद्वान हो और 6 माह तक उनका चर्चा हुई हो, उसका निष्कर्ष जो निकला हो वो रखा है महाविभाष में, तो इसलिए महाविभाष को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। सभी टीकाओं को ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण करके एक स्तूप में रखा गया। जितनी भी टीकाएं लिखी गई थी त्रिपिटकों पर, उन सबको ताम्र पत्रों पर, उस जमाने में कुछ कागज़ वागज़ पे नहीं, ये ताम्र पत्र जो थे ना उनके ऊपर लिखा जाता था, और उन ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण करके एक स्तूप में इसको रखा गया। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म के तत्कालीन 18 स्कूलों के मतभेदों का निवारण किया गया। जितने भी मतभेद थे, जैसे हमने पहले देखा था कि सब जितने भी विवादास्पद सिद्धांत थे, तो इन 18 जो मतभेद थे
उनका निवारण किया गया और उस निवारण के बाद कुछ नई चीज़ सामने आई। देखते हैं क्या आई। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखा में विभक्त हो गया। अब यहाँ पर कुछ ध्यान देना, जो बौद्ध धर्म था वो कब विभाजन हुआ उसका, तो उसका उत्तर है जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में, तो वहाँ पर उस बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ हीनयान और महायान शाखा के रूप में। इसमें मूर्ति पूजा, स्वर्ग, धार्मिक क्रियाएं आदि को स्वीकार कर लिया गया। अब यहाँ पर देखने लायक बात यह है कि पहले ये चीज़ें नहीं थी और बाद में इसको अपना लिया गया। मूर्ति पूजा, स्वर्ग और धार्मिक क्रियाएं। बौद्ध धर्म में पहले ये मूर्ति पूजा नहीं थी, स्वर्ग की अवधारणा नहीं थी और धार्मिक क्रियाओं की कोई माना नहीं जाता था। पर जब ये चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई और जब विभाजन हुआ तो उसमें इन चीज़ों को स्वीकार किया गया, जिसमें मूर्ति पूजा, स्वर्ग, धार्मिक क्रिया आदि को स्वीकार कर लिया गया, उसको कहा गया महायान। तो दो जो शाखाएं हुई उन शाखाओं को ध्यान दीजिएगा, हीनयान और महायान। महायान में मूर्ति पूजा, स्वर्ग, धार्मिक क्रियाओं को स्वीकार कर लिया गया तो वो महायान कहलाया, और जिस शाखा में मूर्ति पूजा, स्वर्ग और धार्मिक क्रियाओं को स्वीकार नहीं किया गया वो हीनयान कहलाया। तो इस तरह से इस चतुर्थ बौद्ध संगीति में नई चीज़ें उभर करके सामने आई और मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही विवाद रहे होंगे। कुछ लोग कहते होंगे नहीं इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, कुछ लोग कहते होंगे इन चीज़ों को मानते हैं। तो यहाँ पर फिर अपने अपनी जो मान्यताएं थी, अपने अपनी जो धारणाएं थी उनको लेकर के वो अलग हो गए और इस तरह से हीनयान और महायान दो शाखाएं बन गई। मूल बौद्ध धर्म को हीनयान कहा जाने लगा। जो मूल बौद्ध धर्म था, मूल सिद्धांत थे, उनको हीनयान कहा जाने लगा और जहाँ मूर्ति पूजा, स्वर्ग, धार्मिक क्रियाओं को स्वीकार किया गया उसको महायान कहा गया। तो कनिष्क जो था वो महायान शाखा का प्रचारक था, उसको मानने वाला था। कनिष्क ने महायान शाखा को राजधर्म के रूप में मान्यता दी। महायान में बुद्ध को ईश्वरीय अवतार माना गया, जबकि हीनयान में बुद्ध केवल महापुरुष थे। अभी जो महायान जो शाखा आई उसमें बुद्ध को ईश्वरीय अवतार माना गया कि ईश्वर ने अवतार लिया है और वो ईश्वर हम सबको सही राह पर लाने के लिए लाए हैं, जबकि हीनयान में बुद्ध केवल महापुरुष थे। हीनयान जो था, जो मूल बौद्ध धर्म था, उसमें केवल ये बताया गया कि बुद्ध केवल महापुरुष थे। अब यहाँ पर जो बात समझने लायक है वो ये है कि चाहे कितने भी महापुरुष हुए हों, उन सब में जो तेज होता है या हम सब में वो चीज़ें होती है, परंतु उनको अगर निखार करके सामने लाया जाए तो वही महापुरुष बन जाते हैं और वही ईश्वरी बन जाते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिसमें जहाँ आत्मा है, आत्मा को ही परमात्मा कहा गया है। तो ये बुद्ध के बारे में जो हीनयान जो बात थी या हीनयान जो शाखा थी उसमें केवल महापुरुष का दर्जा दिया गया, उनको ईश्वरीय अवतार नहीं माना गया, क्योंकि ईश्वर तो सभी में है और वही उसमें क्षमता है, हर पुरुष में, हर इंसान में ये क्षमता है कि वो ईश्वर या महापुरुष बन सकता है। तो हीनयान में बुद्ध को केवल महापुरुष माना गया और महायान में बुद्ध को ईश्वरीय अवतार माना गया। महायान में बुद्ध और बोधिसत्व की पूजा पर बल दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से बात समझने लायक है कि जो महायान शाखा थी उसमें बुद्ध और बोधिसत्व की पूजा, ये वही वापस जो चीज़ें धार्मिक क्रियाएं उनको माना गया, पूजा पर बल दिया जाता था, जबकि हीनयान सत्कर्म पर बल देता था। हीनयान जो है वो सत्कर्म, अच्छे कर्म करना, चाहे आप पूजा करें नहीं करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सत्कर्म, अच्छे कर्म करते जाएं, ऐसा हीनयान का मानना है और ऐसा इस शाखा के भी सिद्धांतों में है। तो महायान में बुद्ध और बोधिसत्व की पूजा, उनकी पूजा करना, और हीनयान में सत्कर्म पर बल दिया गया। महायान में संस्कृत भाषा काम में ले जाने लगी, जबकि हीनयान में पाली भाषा का प्रयोग किया गया। तो ये कुछ हीनयान और महायान के कुछ अंतर हैं। महायान में संस्कृत भाषा और हीनयान में पाली भाषा, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। अपने हिसाब से हम सोचें कि हीनयान या महायान या उन शाखाओं का जो अर्थ है वो किस हिसाब से और किस तरह से हमको लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने धर्म के बारे में देखा, कनिष्क के। अब देखते हैं कला की उन्नति उसके समय में किस तरह से हुई। कनिष्क की महत्वपूर्ण देन मूर्ति कला के क्षेत्र में थी।
सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी कनिष्क की मूर्ति कला में थी। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि जो महायान और हीनयान जो शाखाएं बनी और उसमें फिर मूर्ति का बनना शुरू हुआ, मूर्ति पूजा शुरू हुई। कनिष्क ने अनेक विहार और स्तूप बनवाकर अपने कला प्रेम का परिचय दिया। कनिष्क ने अनेक विहार बनाए, स्तूप बनाए, जैसा हमने पहले ही देखा था। तो इससे उसकी कला का प्रति प्रेम जो था उसका परिचय उसने दिया। कनिष्क की एक सिर रहित मूर्ति प्राप्त हुई है जो मथुरा के संग्रहालय में सुरक्षित है। कनिष्क की एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें सिर शायद खंडित हो गया है या कहीं आक्रमणों में टूट गया हो या किसी प्राकृतिक आपदाओं में टूट गया हो, पर उसकी सिर रहित एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो मथुरा के संग्रहालय में सुरक्षित है। तो ये भी याद रखिएगा कि कनिष्क की सिर रहित मूर्ति जो प्राप्त हुई वो कहाँ सुरक्षित है, तो उसका उत्तर है मथुरा के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके काल में निर्माण और स्थापत्य की 3 शैलियों का विकास हुआ और वो थी मथुरा शैली, अमरावती शैली और गांधार शैली। ये हमेशा आप याद रखिएगा कि कनिष्क के काल में 3 शैलियों का जो कला की जो शैलियाँ हैं मूर्ति कला की, उसमें मथुरा, अमरावती और गांधार शैली का विकास हुआ। सीमांत प्रदेश गांधार में यूनानी प्रभाव के कारण बुद्ध की मूर्तियों में यूनानी देवताओं का प्रभाव दिखने लगा। अब जो बनाने वाले थे, वो कलाकार जो थे, वो यूनानी प्रभाव के कारण जो बुद्ध की मूर्तियां तब बनी गांधार प्रदेश में, तो उसके ऊपर यूनानी देवताओं का प्रभाव दिखने लगा। यूनानी देवता जो पहले से वो यूनान के लोग जो मानते थे, तो उनका प्रभाव दिखने लगा। इस कारण इस कला को इंडो ग्रीक या ग्रीको बुद्धिस्ट कला भी कहते हैं। ठीक है, यूनान के वजह से इसको इंडो ग्रीक पहले भी हमने जो यूनानी पढ़ा था उसमें मिनांडर का नाम हमने उसमें भी पढ़ा था। तो यहाँ पर जो कला है मूर्तियों को बनाने की, उसका नाम इंडो ग्रीक या ग्रीको बुद्धिस्ट कला भी कहा गया। किंतु यह मूर्तियाँ गांधार प्रदेश में बनने के कारण इस कला का नाम गांधार कला पड़ा। जहाँ पर ये मूर्तियाँ बनी जिसमें यूनानी देवताओं का प्रभाव दिखा और जिस कला को इंडो ग्रीक या ग्रीको बुद्धिस्ट कला भी कहा जाता है, तो ये गांधार प्रदेश में बनने के कारण इस कला का नाम फिर गांधार कला पड़ा। जो हमने 3 कलाओं का नाम देखा था, मथुरा, अमरावती और गांधार, तो गांधार कला क्यों पड़ा, इसका उत्तर ये है कि वहाँ पर ही इस मूर्तियों को बनाने का शुरू हुआ, तो इसकी वजह से इसका नाम गांधार कला पड़ा। अतः एक नवीन शैली गांधार शैली का आविर्भाव कनिष्क के समय की बड़ी देन थी। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कनिष्क की महत्वपूर्ण देन मूर्ति कला के क्षेत्र में थी। तो एक नई कला का आविर्भाव हुआ कनिष्क के समय और उसका नाम पड़ा गांधार कला, जो मूर्ति कला में बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय है। तब मूर्तियाँ जो बनने लगी थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। गांधार कला के बारे में एक बार देख लेते हैं। 50 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व गांधार कला का उन्नति विकास हुआ। मूर्तिकला की गांधार शैली को ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट, हिंद यूनानी आदि नामों से जाना जाता है। और ये तीनों नाम हम समझ सकते हैं क्योंकि यूनान और भारतीय दोनों की कला होगा, क्योंकि जो चित्र बने मूर्तियाँ बनी थी वो बुद्ध की थी या यहाँ से संबंधित थी, तो उसको तो हिंद, और फिर जो कला थी उधर गांधार प्रदेश की या कलाकार जो थे जिसकी वजह से यूनानी। तो ये जो गांधार शैली है इसको ग्रीको रोमन या ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंद यूनानी के नाम से जाना जाता है गांधार कला को। गांधार क्षेत्र में भारतीय शिल्पकारों का एशियाई, यूनानी और रोमन शिल्पियों में संपर्क हुआ। अब जो गांधार क्षेत्र था वहाँ पर भारत के जितने भी शिल्पकार थे, मूर्ति बनाने वाले थे या शिल्पी थे, कारीगर थे, उनका एशिया के, यूनान की और रोमन के जो शिल्पी थे उनसे संपर्क हुआ। तो फिर मैं ये जो आत्मसातीकरण जिसको हम कह रहे हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं, वही हुआ। आत्मसातीकरण में कुछ सीखा हमने भी, कुछ उन्होंने भी सीखा और इस तरह से एक नई शैली बनी। इससे नई शैली का उद्भव हुआ। इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं यूनान और रोम मिश्रित शैली में बनाई गई। अब जो बुद्ध की प्रतिमाएं बननी नई शैली में, वो यूनान और रोम मिश्रित शैली में बनाई गई। कनिष्क के समय महायान धर्म के उत्थान के कारण बुद्ध की मूर्तियाँ यूनानी ढंग से बनने लगी, जो यूनानियों के पवित्र देवता अपोलो की भांति लगती थी। कभी आप घूमने जाएं या कभी आप इन चित्रों को भी देखें तो कभी ये मत सोचिएगा कि ये ऐसी क्यों है, तो इसका उत्तर यही है कि ये जो गांधार कला थी, उस गांधार कला की वजह से जो यूनानियों के देवता थे अपोलो, तो उनकी तरह ही बनने लगी और इसलिए ये जो मूर्तियां हैं वो ऐसी दिखने लगती हैं या ऐसी दिखती हैं। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी और निर्माता यूनानी थे।
ये जो मिक्सअप हुआ उसका रीज़न ये था कि जो विषय वस्तु थी बुद्ध, वो भारतीय थे और जो मूर्तियों को बनाने वाले थे वो यूनानी थे, और इसीलिए ये एक नई शैली बनी, गांधार शैली। इसमें यूनानी श्रृंगार और अलंकार की प्रधानता है, क्योंकि जो बनाने वाले थे वो यूनानी कलाकार थे, तो यूनानी श्रृंगार और अलंकार की प्रधानता है, और जो विषय वस्तु है वो भारतीय थी। आगे देखते हैं गांधार कला में, यह भूरे या सलेटी रंग के पत्थरों से बनती थी, बाद में चूने और प्लास्टर का प्रयोग होने लगा। तो आज भी ये जो हम देखते हैं भूरे या सलेटी रंग की बुद्ध की मूर्तियाँ अक्सर इसी रंग में या इसी पत्थरों की हम देखते हैं, जहाँ अभी नई भी बनाते हैं तो भी उसी कलर की, जो सलेटी रंग है या भूरे रंग है, उसी में बनती आज भी दिखती हैं, क्योंकि वो उस समय से चली आ रही चीज़ें हैं। इस कला में भारी ओष्ठ, होंठ जो हैं वो भारी, खींची हुई आँखें, घुंघराले बाल, लंबी मूछें, बोझिल हटयुक्त वस्त्रों से ढकी मूर्तियों में बुद्ध की आकृति यथार्थ के निकट लाने का प्रयास किया गया है। तो कभी भी आप बुद्ध की मूर्तियों को देखें तो आप घुंघराले बाल जो देखेंगे उनके सिर पर, वो यूनानी कला की निशानी है। जो मूछें हैं, बोझिल हटयुक्त वस्त्रों से ढकी जो मूर्तियां हैं, ये कहीं ना कहीं उस यूनानी अलंकार या यूनानी श्रृंगार का परिणाम है, जो हम इन मूर्तियों को इस रूप में या इस तरह से देखते हैं। कुषाण काल में ही मूर्तिकला की गांधार और अमरावती शैलियों का स्वतंत्र रूप से विकास हुआ। इनके बारे में हम यहाँ ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, दो जो अलग शैलियाँ हैं, अमरावती और जो मथुरा शैली थी, परंतु यहाँ पर तीन प्रकार की जो शैलियाँ, गांधार, अमरावती और मथुरा शैलियों का विकास कनिष्क के समय में हुआ। अगला पॉइंट लेते हैं, साहित्य और विज्ञान की उन्नति। कनिष्क के समय में साहित्य और विज्ञान की भी बहुत अधिक उन्नति हुई। कनिष्क के दरबार में उच्च कोटि के दार्शनिक थे, वैज्ञानिक थे और साहित्यकार थे। ठीक है, तो ये बहुत ही उपलब्धिपूर्ण बातें हैं, जो सैनिक कला में भी, साम्राज्य बढ़ाने में भी, मूर्तियों में भी, धर्म के क्षेत्र में भी, साहित्य और विज्ञान, इन सभी क्षेत्रों में जो आगे था और जो आया हुआ था मध्य बाहर से, जो विदेश से आक्रमणकारी था, और यहाँ आकर के उसका इतना आत्मसात हो गया। कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध कवि अश्वघोष, फिर से अश्वघोष का नाम आया, जो मगध या पाटलिपुत्र से लाया हुआ था। प्रसिद्ध कवि अश्वघोष ने संस्कृत में बुद्ध चरित नामक महाकाव्य लिखा। महाकाव्य जैसे हमारे रामायण और महाभारत हैं, ठीक वैसे ही बुद्ध से संबंधित महाकाव्य है बुद्ध चरित, जो अश्वघोष ने लिखा है। अश्वघोष ने सौदरानंद महाकाव्य, सूत्र अलंकार और सारीपुत्र प्रकरण जैसी रचनाएं भी की। तो अश्वघोष इनके भी रचनाकार रहे हैं, सौदरानंद महाकाव्य, सूत्र अलंकार और सारीपुत्र प्रकरण के। शून्यवाद और सापेक्षवाद के प्रवर्तक नागार्जुन कनिष्क के दरबार में ही थे। ये जो नाम मैं ले रहा हूँ, ये हमने पहले पाठ में भी पढ़े हैं, जो पुरातत्व संबंधित जो हमारा पाठ था, अभिलेख या ये जितने कि हम भारत का वैभवपूर्ण अतीत जो था, उन सब में भी हमने इन चीज़ों को पढ़ा है। तो नागार्जुन भी कनिष्क के दरबार में थे, अश्वघोष भी कनिष्क के दरबार में थे। नागार्जुन ने अपने पुस्तक माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत दिया था और उनको भारतीय आइंस्टीन कहा गया है। लीजिए, एक और प्रश्न तैयार हो गया कि भारतीय आइंस्टीन किसे कहा गया है, तो इसका उत्तर है नागार्जुन को भारतीय आइंस्टीन कहा गया है। चरक कनिष्क का राजवैद्य था। चरक संहिता जिन्होंने लिखी, जिसने एक चरक संहिता लिखी थी, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है चरक संहिता। आपको कहीं भी मिले तो आप ज़रूर पढ़िएगा इसको, और नहीं भी मिले तो आप ऑनलाइन इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही जानकारी वर्धक, आपका ज्ञानवर्धक पुस्तक रहेगी चरक संहिता। तो चरक जो थे वो कनिष्क के राजवैद्य थे, उनके ही दरबार में थे जिन्होंने चरक संहिता लिखी। वसुमित्र, पार्श और संघरक्षक कनिष्क के समय में अन्य प्रसिद्ध विद्वान थे। तो अभी हमने इसी स्लाइड में देख लिया कि कितने सारे विद्वान थे, दार्शनिक थे जो कनिष्क के दरबार में थे। तो फिर साहित्य और विज्ञान की उन्नति तो होनी ही थी। कनिष्क के दरबार में एक मंत्री मंथर प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और कुशाग्र बुद्धि था। एक मंत्री था मंथर, वो प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ था और कुशाग्र बुद्धि का था। जैसे हमने अकबर के साथ बीरबल को या कृष्णदेव राय के साथ तेनालीराम को देखते हैं, ठीक वैसे ही कनिष्क के दरबार में मंथर प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और कुशाग्र बुद्धि का था। कनिष्क के समय में संस्कृत साहित्य में अधिक उन्नति हुई। ये हमने पहले भी देखा था, जो जूनागढ़ अभिलेख के बारे में हमने पढ़ा था।
तो यहाँ पर कनिष्क ने के साम्राज्य में या उसके समय में संस्कृत साहित्य की अधिक उन्नति हुई। इस काल में पहली बार संस्कृत लेख लिखे गए। पहली बार कई सारी चीज़ें हुई, जैसे मूर्तियों का बनना हुआ, संस्कृत लेख लिखने का भी पहली बार काम शुरू हुआ। अश्वघोष, भाष और शूद्रक इस विधा के महान साहित्यकार थे। जो संस्कृत लेख लिखने की विधा थी उसमें अश्वघोष, भाष और शूद्रक महान साहित्यकार हुए। बौद्ध संप्रदाय की प्रगति से कई अवदानों की रचना हुई, जैसे दिव्यावदान, ये हमने पहले के पाठों में भी देखा है। दिव्यावदान। चरक और सुश्रुत महान चिकित्सक और आयुर्वेदाचार्य कनिष्क के दरबार में थे। चरक का नाम हम पहले ले चुके हैं, जो राजवैद्य थे कनिष्क के, और सुश्रुत वो भी एक महान चिकित्सक हुए हैं आयुर्वेद के संबंध में। तो ये सभी जो महान हस्तियाँ थी, महान थे, वो कनिष्क के समय में उसके दरबार में थे। यूनानियों के संपर्क के बाद इस युग में भारतीय ज्योतिष में नवीन सिद्धांतों की स्थापना हुई और खगोल विद्या की वैज्ञानिक प्रामाणिकता बढ़ी। ये सबसे इम्पोर्टेंट कि यूनानियों के संपर्क में आने के बाद जो भारतीय ज्योतिष था, जो भारतीय ज्योतिष विज्ञान है, उसमें कई सारे नवीन सिद्धांतों की स्थापना हुई और खगोल विद्या, जो अंतरिक्ष में तारे गिनना या तारों का जो उनकी गति देखना, इन सब की वैज्ञानिक प्रामाणिकता बढ़ी। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना वो वैज्ञानिक होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे हम देखें कि आज से 20 साल बाद सूर्य ग्रहण किस तारीख को होगा, कब होगा, तो ये इन सभी तारों की, ग्रहों की गति को देख करके ही ये सब चीज़ें सामने आती हैं। तो उस समय यूनानियों के संपर्क के बाद ये जो खगोल विद्या की वैज्ञानिक प्रामाणिकता थी वो बढ़ गई, नवीन सिद्धांतों की स्थापना भी हुई। मध्य और रोमन साम्राज्य के संपर्क से प्रौद्योगिकी में नई तकनीक का विकास हुआ, जैसे तांबे के कुषाणकालीन सिक्के रोमन स्वर्ण मुद्राओं की नकल थे। रोम की जो स्वर्ण मुद्राएं थी उनकी नकल तांबे के कुषाणकालीन सिक्के थे। तो यहाँ पर भी एक नई चीज़ सामने आई कि यूनान से या रोम से जो मुद्राओं को बनाने के तरीके थे वो यहाँ पर आकर के शुरू हुए और तांबे के कुषाणकालीन सिक्के कुछ उसकी नकल के रूप में सामने आए। लीजिए एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि कनिष्क के समय की, और वो है शक संवत। हमने पहले विक्रम संवत के बारे में उसके पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं हम, राजा विक्रमादित्य ने जो शुरू किया था। अब एक नया संवत शुरू होता है, शक संवत, उसको देखते हैं। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि कनिष्क ने सिंहासनारूढ़ होने के समय 78 ईस्वी से नया शक संवत शुरू किया। वो जो विक्रम संवत था वो ईस्वी पूर्व शुरू हुआ था, ठीक है, ये याद रखिएगा। विक्रम संवत ईस्वी पूर्व शुरू हुआ, इसलिए हम उसको ज्ञात करने के लिए जितना भी सन चल रहा है उसमें हम 57 को जोड़ देते हैं, क्योंकि 57 ईस्वी पूर्व शुरू हुआ। जैसे आज के समय में अगर आप देखना चाहें कि अभी कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, तो विक्रम संवत में जितना भी अभी ईस्वी सन चल रहा है हमारा, उस ईस्वी सन में अगर 57 जोड़ देंगे तो आपका विक्रम संवत आ जाएगा। और शक संवत जो शुरू हुआ वो 78 ईस्वी को शुरू हुआ, ठीक है। तो 78 ईस्वी का मतलब ये होता है कि ये जो ईस्वी सन भाई हमारा जो चल रहा है, जैसे अभी 2020 चल रहा है, तो उस 2020 के चलने के 78 साल बाद ये शुरू हुआ शक संवत। तो अभी इसको निकालना अगर हमें है तो जो सन चल रहा है उसमें से 78 को घटाना पड़ेगा, तो हम शक संवत को ज्ञात कर सकेंगे। तो शक संवत शुरू किया कनिष्क ने सिंहासन आरूढ़ होने के समय 78 ईस्वी से नया शक संवत शुरू हुआ। शक संवत भारत का प्राचीन संवत है जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। भारत का प्राचीन संवत, एक तो हमने विक्रम संवत पढ़ा था, एक ये, तो वो 78 ईस्वी से शुरू होता है। और शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है, ये ज़रूर याद रखिएगा। ये हमें पता नहीं होता कि हमारे देश का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो वो है शक संवत। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। जैसे हम मानते तो सभी वो ग्रेगोरियन कैलेंडर ही हैं जो ईस्वी सन चलता है, हम नया साल भी वही 1 जनवरी को मनाते हैं, परंतु शक संवत है वो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है। और इसके भी कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे हमारा जो बजट आता है वो मार्च के महीने में आता है, और ये जो शक संवत की शुरुआत होती है, नया संवत, वो मार्च में ही नया संवत शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश में लागू होती है, पर हम अगर इनके बारे में सोचें, इनको बहुत ही गूढ़ता से देखें, तो हमको पता चलेगा कि हाँ ये इस तरह से हो रहा है।
तो अभी तो इतना याद रखिएगा आप कि शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, राष्ट्रीय पंचांग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्माता कनिष्क। तो बहुत सारी चीज़ें कनिष्क के बारे में हमने पढ़ ली, फिर भी कुछ और रह गई हैं तो वो इसमें देखेंगे। कनिष्क के समय के स्मारक कलाकृतियाँ पेशावर, मथुरा, कनिष्कपुर और तक्षशिला में पाई गई हैं। उसके समय की जो स्मारक थे, कलाकृतियाँ थे, वो पेशावर, मथुरा, कनिष्कपुर और तक्षशिला में पाई गई हैं। तक्षशिला का सिरमुख नगर उसी का स्थापित किया हुआ है। तक्षशिला का सिरमुख नगर, अभी तो तक्षशिला उधर पाकिस्तान में चला गया, पर वहाँ पर सिरमुख नगर जो है वो उसी का स्थापित किया हुआ है। मथुरा उसके समय में एक महान कला का केंद्र बन गया था, और एक हमने मूर्तियों की एक शैली भी इसके बारे में तो पढ़ी थी। मथुरा जो शैली है, जो गांधार शैली, और एक अमरावती, तो इसमें ये शैली भी थी, जिसकी वजह से महान कला का केंद्र भी मथुरा बन गया था। आर्थिक स्थिति के बारे में देखते हैं कि कनिष्क के समय आर्थिक स्थिति कैसी थी। विदेशी व्यापार की उन्नति, स्थल मार्ग और जल मार्ग के विकास से आंतरिक और विदेशी व्यापार में सफलता और सुदृढ़ता आई। स्थल मार्ग और जल मार्ग का विकास हुआ उसके समय में, तो जिससे देश के अंदर और विदेशों में व्यापार में सफलता और सुदृढ़ता आई थी। स्थल मार्ग से पाटलिपुत्र ताम्रलिप्ति से जुड़ा हुआ था, और वहाँ से जहाज बर्मा और श्रीलंका को जाते थे। देखिए ये जो बात है, अभी हम जो व्यापार देखते हैं तो आज से इतने सालों पहले कनिष्क के समय में इस तरह से व्यापार भी होता था और विदेशों में जहाज भी जाते थे। एक स्थल मार्ग से तक्षशिला काबुल से तथा दूसरे मार्ग से कंधार ईरान से जुड़ा हुआ था। देखिए एक स्थल मार्ग से तक्षशिला काबुल से जुड़ा हुआ, और ये काबुल वर्तमान में अफगानिस्तान, और तक्षशिला मैंने अभी बताया आपको पाकिस्तान। तो एक स्थल मार्ग से तक्षशिला काबुल से जुड़ा हुआ था और दूसरा कंधार ईरान से जुड़ा हुआ था। तो ये कहाँ तक, देखिए बहुत ही मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया तक ये पूरा व्यापार होता था। कुषाणों ने चीन से मध्य एशिया और मध्य एशिया से रोमन साम्राज्य तक पहुँचने वाले रेशम के मार्ग पर नियंत्रण कर लिया था, जो इनकी बड़ी आय का स्रोत था। उन्होंने क्या किया था, चीन से मध्य एशिया और मध्य एशिया से रोमन साम्राज्य तक जो भी मार्ग जाता था, जिसको रेशम का मार्ग कहते थे, उस पर उनका नियंत्रण हो गया था, जिससे ये उनको बहुत आय ज़्यादा प्राप्त होती थी इस मार्ग की वजह से। इस प्रकार भारत के व्यापारी दक्षिणी अरब और लाल सागर क्षेत्रों से जुड़ गए थे। भारत से दक्षिणी अरब और लाल सागर तक व्यापार होता था, विदेशी व्यापार। तो बहुत ठीक ही पॉइंट है कि उस समय कनिष्क के समय विदेशी व्यापार की उन्नति हुई थी। भारत के व्यापारी चीन से रेशम खरीदकर रोमन साम्राज्य के व्यापारियों तक पहुंचाते थे, जहां बड़ा लाभ होता था। देखिए ट्रेडिंग का काम होता था। भारत से व्यापारी जाते थे चीन, और चीन से रेशम खरीदकर उसको और आगे रोमन साम्राज्य के व्यापारियों तक पहुंचाते थे। तो ये ट्रेडिंग का बिजनेस जो शुरू हुआ था वो उस समय जो विदेशी व्यापार की उन्नति जो हम पढ़ रहे हैं, तो इनको बहुत बड़ा लाभ होता था। भारत से हाथी दांत का सामान, काली मिर्च, लौंग, मसाले, सुगंधित पदार्थ, औषधियाँ, सूती और रेशमी कपड़े, बारीक मलमल, ये सभी रोम को निर्यात होता था। निर्यात और आयात को आप समझ लेंगे। आयात यानी आना, यानी खरीदना, और निर्यात यानी निकलना, यानी बेचना। तो निकलना निर्यात, यहाँ से बाहर जाना निर्यात, आना आयात करना यानी खरीदना। तो ये चीज़ें जो थी वो भारत से रोम को निर्यात होती थी। इस व्यापार का केंद्र केरल प्रदेश था। केरल प्रदेश जहाँ से ये व्यापार होता था, इन सभी का निर्यात होता था विदेशों में। चीन और रोम के अलावा भारत का व्यापार बर्मा, जावा, सुमात्रा, चंपा आदि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भी था। चीन और रोम के अलावा दूसरे देश ये भी थे जहाँ पर भारत का विदेशी व्यापार होता था। अब इंडो ग्रीक शासक और कुणाल शासकों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलाए। ये जो इंडो ग्रीक शासक थे, भारतीय यूनानी जो हमने देखे थे पहले, और जो ये कुषाण शासक थे, सॉरी यहाँ गलत प्रिंट हो गया, कुणाल, कुषाण शासक थे, उन्होंने सोने के सिक्के चलाए। तो सोने के सिक्कों से हम साबित कर सकते हैं कि उनकी आर्थिक उन्नति कैसी रही होगी। मुद्रा, कुषाण युग के सिक्के बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। कुषाण युग के सिक्के हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में प्राप्त हुए हैं। कनिष्क प्रथम, हुविष्क और वासिष्क ने सोने और तांबे के सिक्के चलाए थे। ठीक है, ये कनिष्क प्रथम, हुविष्क और वासिष्क ने सोने और तांबे के सिक्के चलाए थे। ये नाम याद रखिएगा। और सोने और तांबे के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाण सिक्कों में
कुषाण साम्राज्य के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के देवताओं को कुषाण सिक्कों पर अंकित किया गया। यानी अलग अलग, जो बहुत बड़ा साम्राज्य था तो हर क्षेत्र में अलग अलग कहीं ना कहीं जो लोक देवता कह सकते हैं हम, तो उन सभी देवताओं के जहाँ जहाँ भी जिस क्षेत्र में जो देवता हैं उन देवताओं के सिक्कों पर अंकित किया गया था। मुद्रा का व्यापक प्रचलन इस युग की सबसे बड़ी देन है। देखिए, कला में हमने देख लिया था, विज्ञान में, साहित्य में, और अब एक और बात आई कि इस युग की जो कनिष्क का युग था, इस युग की सबसे बड़ी देन थी मुद्रा का व्यापक प्रचलन। इसी काल में नगरीकरण से विकसित नगरीय संस्कृति के प्रमाण मिले और अवशेष भारत और अन्य एशिया में भी मिले हैं। यानी जो नगरीकरण का विकास हुआ वो केवल उसके साम्राज्य में ही नहीं, अवशेष भारत और मध्य एशिया में भी नगरीय संस्कृति के प्रमाण मिले हैं जो पुरातात्विक खोजें हुई। मथुरा के सौंख क्षेत्र की खुदाई से कुषाणकालीन संस्कृति के 7 स्तरों की प्राप्ति हुई है। तो कुषाणकालीन जो समय था हमारा, ज़्यादा समय यहाँ नहीं वो साम्राज्य रहा, फिर भी जो हमको चीज़ें जो प्राप्त हुई है, जो हमारे देश में आर्थिक उन्नति कहें, चाहे कला के क्षेत्र में, चाहे साहित्य, विज्ञान, किसी भी क्षेत्र में कहें, तो ये बहुत ही उल्लेखनीय प्रगति हुई उस समय। पंजाब में जालंधर, लुधियाना और रोपड़ से कुषाणकालीन श्रेष्ठ निर्माण प्राप्त हुए हैं। पंजाब, जालंधर, लुधियाना, रोपड़ से भी जो चीज़ें मिली हैं वो श्रेष्ठ है। कनिष्क स्वयं एक निर्माता था जिसने कनिष्कपुर, सिरमुख आदि नगरों की स्थापना की थी। सिरमुख हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो तक्षशिला के पास, और कनिष्कपुर, ये नगरों की स्थापना कनिष्क ने की थी। कनिष्क की प्रथम राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी और मथुरा उसकी द्वितीय राजधानी थी, जो कुषाणकालीन समृद्धि का प्रतीक बनी। इन दोनों का नाम भी हमने पहले पढ़ा है। मथुरा से तो जो मथुरा शैली भी विकसित हुई थी, तो कनिष्क की 2 राजधानियाँ, पहली राजधानी पुरुषपुर या पेशावर और दूसरी मथुरा उसकी राजधानी थी, जो कुषाण काल की समृद्धि का प्रतीक बनी थी। धार्मिक जीवन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म का पोषक था, पर इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें देख लेते हैं धार्मिक जीवन में। मौर्योत्तर काल में राजत्व की अवधारणा आई, जिसमें उन्होंने अपनी तुलना देवताओं से की और देवपुत्र की उपाधि धारण की। अब ये एक नई चीज़, राजत्व, जो देवताओं के समान राजा की तुलना होती थी या होने लगी थी, तो देवपुत्र की उपाधि अब राजाओं ने धारण करने लगी। ये एक महत्वपूर्ण उसके समय में शुरुआत हुई। ऐसी पद्धति समकालीन रोमन, यूनानी और ईरान में विद्यमान थी, जिन्होंने सिक्कों पर चित्र और राजत्व से देवत्व सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब ये वहाँ से संस्कृति आई, जहाँ यूनान, रोम से और ईरान से, क्योंकि वो आए वहीं से थे, तो उनकी यहाँ की जो वो चीज़ें, परंपराएं जो थी वो लेकर के आए। तो जो राजा होता है वो देवता का पुत्र, देवपुत्र या देवत्व का सिद्धांत अब प्रतिपादित यहाँ हुआ, यहाँ किया उन्होंने। सामाजिक जीवन, कुषाणकालीन समाज समृद्ध था। हमने जब इतनी सारी चीज़ें पढ़ी तो इन सब चीज़ों से ये साबित हो जाता है कि जो कुषाणकालीन समाज था वो समृद्ध था। महिलाओं को पर्याप्त स्वतंत्रता थी और घर में उनके पृथक कक्ष होते थे, घर में उनके अलग कमरे हुआ करते थे। उस समय महिलाओं को पर्याप्त स्वतंत्रता थी। गांधार क्षेत्र के लोग धोती, कमर में फेंटा और सिर पर रुमाल या साफा बांधते थे। जो गांधार क्षेत्र के लोग थे वो धोती पहनते थे, कमर में फेंटा बांधते थे और सिर पर रुमाल या साफा बांधते थे। मथुरा के शिलालेखों के अनुसार इनके जीवन में अनेक गतिविधियां थी, जैसे नाचना, गाना, वाद्य यंत्रों का उपयोग करना, नाटक, जादू टोना, साहित्य, ये सभी चीज़ें उनके जीवन की अंग थे। उनके जो रहन सहन था, जिसमें नाचना, गाना, वाद्य यंत्र, नाटक, जादू टोना, साहित्य, ये सब चीज़ें सम्मिलित थी। कुषाण साम्राज्य का उद्देश्य एवं प्रभाव। मौर्य के बाद, यानी मौर्योत्तर, मौर्य के बाद पहली बार इतना विशाल साम्राज्य बना जो बाहर की दुनिया के साथ घनिष्ठ संपर्क में आया। जैसा हमने देखा, एक तो विशाल साम्राज्य और विदेशी व्यापार हुआ, विदेशों में धर्म का प्रचार हुआ। तो मौर्य के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ कि इतना विशाल साम्राज्य और बाहर की दुनिया के साथ इसका घनिष्ठ संपर्क भी हुआ। H.G. रॉलिंसन के अनुसार कुषाण युग भारतीय संस्कृति के इतिहास का महत्वशाली युग है। H.G. रॉलिंसन ने कहा है कि जो कुषाण युग है वो भारतीय संस्कृति के इतिहास का महत्वशाली युग है।
और महत्वशाली युग क्यों न हो, हम एक ही उदाहरण से देख सकते हैं कि उसके समय में चलाया हुआ जो शक संवत था, जो पंचांग था, वो हमारे देश में राष्ट्रीय कैलेंडर या राष्ट्रीय पंचांग के रूप में उसको मान्यता मिली है। इस युग में धर्म, साहित्य और मूर्तिकला का महत्वपूर्ण विकास हुआ, जो हमने पहले पढ़ चुके हम। यह इसका सारांश कि उसके समय में धर्म का, साहित्य का, मूर्तिकला का, विज्ञान का बहुत ही अधिक विकास हुआ। इस युग में महायान बौद्ध धर्म का उदय हुआ। दो शाखाएं बनी बौद्ध धर्म की, हीनयान और महायान। तो महायान बौद्ध धर्म का उदय हुआ। गांधार कला और बौद्ध मूर्ति का आगमन, ये महत्वपूर्ण है। पहली बार मूर्तियों का बनना और वो भी गांधार शैली में। असंख्य कुषाण भारतीय धर्मों के अनुयायी बन गए। और अंततोगत्वा जो आत्मसातीकरण हमारे पाठ का टॉपिक है, तो कई सारे कुषाण थे वो भारतीय धर्मों के अनुयायी बन गए, जिसमें कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। समय के साथ वह भारत भूमि में एकाकार हो गए और अंत में कुषाण भारत की संस्कृति को आत्मसात करके मुख्य धारा में विलीन हो गए। और आज हम किसी को कुषाण नहीं कह सकते और सभी भारतीय बन गए, भारत की संस्कृति को आत्मसात कर लिया और वो मुख्य धारा में विलीन हो गए। तो इस तरह से ये बाह्य आक्रमण जो कुषाणों का हुआ और उनका आत्मसातीकरण हो गया। कनिष्क का मूल्यांकन, यह एक महान योद्धा था, बड़ा साम्राज्य निर्माता था और कलाकारों और विद्वानों का आश्रयदाता था। कलाकारों और विद्वानों का आश्रयदाता में एक उदाहरण हमने अश्वघोष का हमने पहले ही पढ़ा है कि पूरा पाटलिपुत्र विजय के बाद उसने एक विद्वान लिया और एक बुद्ध से संबंधित एक चीज़ ली, जो मैं फिर से कह रहा हूँ, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या लिया था। सैन्य सफलताओं में वह समुद्रगुप्त का अग्रगामी था। समुद्रगुप्त जो गुप्त साम्राज्य के थे उनका अग्रगामी थे ये। सैन्य सफलताओं में काफ़ी सैन्य सफलताएं प्राप्त की। हर्ष की तरह बौद्ध धर्म का प्रचारक था और अशोक की तरह महान निर्माता भी था। देखिए, समुद्रगुप्त, हर्ष और अशोक, इन सभी के गुण कनिष्क में थे। कनिष्क की तुलना अशोक से की गई है, ये हमने पहले ही देखा था। जो बौद्ध साहित्य में दूसरे अशोक के रूप में कनिष्क को माना गया है। बौद्ध धर्म में सुधार के लिए उसने अशोक की तरफ बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में जिसको आयोजित किया, जिसके वसुमित्र अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, और जहाँ बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बंट गया, हीनयान और महायान। कनिष्क धर्मात्मा भी था और विद्यानुरागी भी था। धर्म को मानने वाला भी था और विद्या को प्रेम करने वाला, विद्वानों को प्रेम करने वाला, विद्वत्ता को बढ़ाने वाला भी था। कनिष्क के दरबार में सम्राट विक्रमादित्य के समान विद्वान रहते थे। जैसे हमने देखा था नागार्जुन, चरक, सुश्रुत, कई सारे विद्वान जिनके नाम हम पहले पढ़ चुके हैं। तो विक्रमादित्य के जो दरबार में जैसे विद्वान थे, ठीक वैसे ही कनिष्क के दरबार में भी विद्वान रहते थे। तो एक और राजा आ गए तुलना में, समुद्रगुप्त, हर्ष, अशोक और फिर विक्रमादित्य। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे गुण थे कनिष्क में। भारतीय विद्वानों के अलावा एक यूनान अभियंता आगीसिल्स भी उसके दरबार में था। भारतीय विद्वान तो थे ही, यूनानी अभियंता जो थे वो भी वहाँ, आगीसिल्स जिनका नाम था, वो भी कनिष्क के दरबार में थे। कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं बताती हैं कि देश कितना संपन्न था। जो सोने की मुद्राएं, सोने और तांबे की मुद्राएं हमने देखा जो प्रचलित हुई थी, तो बहुत बड़ी संख्या में सोने की मुद्राएं जो प्राप्त हुई हैं, जो ये बताती हैं कि कनिष्क के समय में देश कितना संपन्न था। भारत से वस्त्र, आभूषण और प्रसाधन सामग्री निर्यात की जाती थी, जिसमें मसाले भी थे। प्रसाधन सामग्री जो मेकअप का सामान कह सकते हैं हम, वस्त्र, आभूषण, ये सब चीज़ें, और बदले में सोना भारत में आता था। तो भारत की ये चीज़ें जाने के बाद भारत के अंदर सोना आता था। व्यापार का केंद्र और प्रमुख मार्गों से जुड़ा होने के कारण उस समय बैक्ट्रिया साम्राज्य का महत्वपूर्ण केंद्र था। ये जो बैक्ट्रिया था वो साम्राज्य का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्यों था? क्योंकि एक तो व्यापार का केंद्र था और दूसरे सभी प्रमुख मार्गों से जुड़ा हुआ था बैक्ट्रिया। चलिए, इतना जो विशाल साम्राज्य था, इतनी विशाल उल्लेखनीय प्रगति जिसने की थी, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, हर तरह से संपन्न था, उस कुषाण साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? इस विशाल साम्राज्य को कनिष्क के उत्तराधिकारी अक्षुण्ण नहीं रख सके। ऐसा जरूरी नहीं कि जैसे पिता हों वैसे ही पुत्र हों या फिर उनके ही पुत्र हों, ऐसा हमेशा नहीं चलता और इतनी सारी चीज़ें संभालनी बहुत ही कठिन होती हैं।
तो जो उसके उत्तराधिकारी आगे हुए वो इस विशाल साम्राज्य को अक्षुण्ण नहीं रख सके, बचा नहीं सके। उसके अधिकांश राज्य भारतीय शासकों में हाथों में आ गए, जैसे नाग, मालव और कुणिंद वंश। उन भारतीय जो शासक थे उनके हाथों में आ गया जो शासन था, अधिकांश राज्य थे, तो धीरे धीरे उसका जो साम्राज्य, विशाल साम्राज्य था, वो टूटने लग गया। एक मत के अनुसार उसके पतन के कारणों में महत्वपूर्ण कारण उनका भारतीय जातियों में घुल मिल जाना भी रहा। अब एक मत ये भी कहता है कि उनके पतन का कारण ये भी रहा हो सकता है कि वो जो भारतीय लोगों में जो घुल मिल गए, जिसकी वजह से उनका पतन हुआ हो। तो एक ये कारण भी है कि कुषाण साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। कुछ इतिहासकार ईरान में सस्यनियम साम्राज्य के उदय को भी कुषाण साम्राज्य की अवनति का कारण मानते हैं, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ईरान में एक नया साम्राज्य उदय हो गया था जिसका नाम था सस्यनियम, जिसकी वजह से भी कुषाण साम्राज्य की अवनति हुई हो या कुषाण साम्राज्य का पतन हुआ हो। तो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं कि जिसकी वजह से कुषाण साम्राज्य का पतन हुआ हो, परंतु इतना विशाल साम्राज्य कनिष्क जैसे या अशोक जैसे या हर्ष या विक्रमादित्य जैसे जो लोग होते हैं वही इतने इसको संभाल सकते हैं, अन्यथा हम इनको पढ़ते ही क्यों? अगर इनमें इतने काबिलियत नहीं होती तो हम क्यों पढ़ते? तो इनको हम पढ़ रहे हैं, इसके पीछे कारण यही है कि इनमें कुछ विशेषताएं थी और जिनकी वजह से इतना विशाल साम्राज्य, इतनी उन्नति, ये सब हुआ था। तो दोस्तों, ये था हमारा कुषाण साम्राज्य। आपको वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी पढ़ाई के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।